गाइस, आज हम लोग क्लास 10 की पढ़ाई करेंगे। क्लास 10 में जो चैप्टर 1 है बायोलॉजी का, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, उसी का हम लोग आज पार्ट नंबर 9 9वां भाग हम लोग पढ़ेंगे। 8 भाग में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और जो भी पढ़े हैं आपको नोट्स भी बनवानी है। बनवाया कि नहीं बनवाया? इस तरह से बोर्ड पर लिख लेते थे ताकि आपका नोट्स बनकर तैयार हो जाए। फिर से आपको वही करना है, इसको फिर से हम बोर्ड पे लिख दिए, जो वो समझाना है बोर्ड पे हम लिख चुके हैं। आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले भी बताया कि हम हर एक वीडियो में यही काम करते हैं, जो भी समझाया वो बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है, ताकि इसका आप नोट्स बना लो। नोट्स बना लोगे तो आपको ये बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा क्या करेगा, हेल्पफुल होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा आपको सहायता करेगा। ठीक है, तो मेरे किसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लिए हैं? चलिए, अगर स्क्रीनशॉट ले लिए तो उसको आप नोट्स बना लेना। अगर कहीं कोई वर्ड देखने में दिक्कत हो तो थोड़ा सा उसको जूम करके आप उसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। कोई दिक्कत? ऐसे तो सब साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए, आज हमको पढ़ना है क्या, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। पिछला जो भाग था, भाग नंबर 8, उसमें हम लोग पौधों में परिवहन पढ़े थे ना। पौधों में परिवहन कैसे होता है, पदार्थ खाद्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, जल एवं खनिज पदार्थों का, खनिज लवणों का परिवहन कैसे होता है, ये पढ़ लिए थे। और जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी कुछ पढ़े थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है और ये 9th क्लास में आप पढ़ेंगे। ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ये 9th क्लास में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो 9th क्लास का बच्चे भी चाहे तो इसको देख सकते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है समझ लेते हैं। देखिए, बहुत ईजी है। आपको एक तरफ याद आएगा तो दूसरी तरफ अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। देखिए क्या है, जाइलम की कोशिकाएं जो होती है वो मृत होती है। मृत माने डेड। मृत मतलब क्या होता है, डेड। डेड माने मरा हुआ, है ना। तो जाइलम की कोशिकाएं जो होती है वो मृत होती है और फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है। जब ये सारे मृत हो गया तो सब उल्टा ना जी, अंतर का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना। तो ये मृत है तो जाहिर से फ्लोएम क्या होगा, जीवित होगा। अगर आपको ये सारे 3 पॉइंट याद है, 3 पॉइंट भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। याद हुआ? दूसरा, जाइलम में जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण होता है। और ट्रिक है, जैसे जाइलम जैसे जल। याद हुआ? जैसे जाइलम जैसे जल। तो जाइलम में क्या होता है, जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण होता है। याद हो गया? जाइलम में जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम में क्या होगा, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होगा। ह से फ्लोएम, ह से फूड, ह से फ्लोएम, फ से फूड। फूड मतलब भोजन, भोजन मतलब खाद्य पदार्थ। ठीक है, भोजन मतलब क्या होता है, खाद्य पदार्थ। तो क्या है, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, परिवहन होता है। नहीं याद हुआ? फिर तीसरा, जो जाइलम होता है परिवहन, वो एक ही दिशा में होता है। लेकिन क्या, एक ही दिशा में होगा, एक दिशा में, नीचे से ऊपर की ओर। क्योंकि इसमें जल का होता है जी, इसमें परिवहन किसका होता है, जल का, खनिज लवण का। और जल कहाँ होता है बताइए जरा, जल होता है नीचे ना, जमीन में ना जी। तो जल का स्थानांतरण क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर होगा कि नहीं होगा, नीचे से ऊपर की ओर। और इसमें क्या होता है, दोनों दिशा में। कैसे? इसमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है जी। खाद्य पदार्थ मतलब भोजन का ना। अब पेड़ पौधे में भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में। तो पत्तियों से भोजन क्या होगा, पूरे शरीर में जाएगा, तो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा ना जी। पौधे की पत्तियों से भोजन कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में जाएगा कि नहीं जाएगा, पूरे शरीर में। तो पूरे शरीर में जाने के क्या, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। मतलब ये दोनों दिशाओं में ये होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तैयार हो जाएगा क्या? देखिए, एक बार याद हो जाएगा, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है तो फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। बोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा। मेरे साथ बोलने से क्या होगा ना, कि आपको पकड़ में आएगा, तुरंत याद हो जाएगा। साथ साथ बोलिएगा। जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है। जाइलम, जैसे जाइलम जैसे जल। जाइलम में क्या होता है, जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम में क्या होता है, फ से फ्लोएम, फ से फूड। फूड माने भोजन, खाद्य पदार्थ। तो फ्लोएम में क्या होता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है ना। फिर जाइलम में क्या होता है, एक ही दिशा में स्थानांतरण होता है। कैसे? नीचे से ऊपर की ओर। अब फ्लोएम में क्या होता है, दोनों दिशाओं में होता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। ये था आपको जाइलम फ्लोएम में अंतर। मेरे समझ में आ गया होगा। अब अगला है बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन क्या है, बहुत इजी है।
ये भी आ सकता है कि बाष्पोत्सर्जन क्या है, इसका क्या महत्व है, क्या इसकी उपयोगिता है, उपयोगिता, महत्व, लाभ, क्या इसका लाभ है। तो देखिए बाष्पोत्सर्जन के लिए क्या है वो समझेंगे। तो पौधे की पत्तियों में जो महीन महीन छिद्र होता है उसको बोलते हैं अस्टोमाटा, पता है ना। पौधों की पत्तियों में महीन महीन छिद्र होता है उसको बोलते हैं अस्टोमाटा। तो लिखा है कि पत्तियों की सतहों पे पाए जाने वाले अस्टोमाटा से, पौधों की जो पत्तियां होता है पत्तियों की सतहों से जो अस्टोमाटा होता है उससे जल का वाष्प के रूप में निकलना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यार हुआ, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले अस्टोमाटा से, सुनिए ध्यान से, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले अस्टोमाटा से जल का वाष्प के रूप में निकलना, जल का वाष्प के रूप में निकलना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यार हुआ, पौधों की पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले जो होता है अस्टोमाटा, तो पत्तियों की सतह पे पाए जाने वाले अस्टोमाटा से ये जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन। याद हो जाएगा। इसका दो महत्व, पहला इसी के द्वारा क्या होता है, खनिजों का अवशोषण होता है और परिवहन भी होता है। या जो पेड़ पौधे मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं ना, जल का, वो भी इसी के कारण। वो आप तीसरा पॉइंट में भी चाहो तो लिख सकते हो, तीसरा पॉइंट में भी चाहो तो लिख सकते हो कि जल का अवशोषण भी इसी के द्वारा होता है, जल का अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है, इसका क्या महत्व है, तो खनिजों के अवशोषण में ये हेल्प करता है, खनिजों का अवशोषण और परिवहन में हेल्प करता है। दूसरा, जल के अवशोषण में भी सहायक होता है, परिवहन में भी सहायक होता है। तीसरा, पौधों में जो टेम्परेचर होता है ना उसको बैलेंस करके रखता है, कौन, बाष्पोत्सर्जन। तापक्रम संतुलन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तापक्रम को जो उसका टेम्परेचर हुआ उसको क्या करता है, संतुलित करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। याद हो गया। बोलिए बाष्पोत्सर्जन क्या क्या काम करता है, तो पहला खनिजों का अवशोषण करता है और परिवहन करता है। दूसरा मतलब खनिजों का अवशोषण और परिवहन में ये सहायता करता है, ये करता नहीं, ये सहायता करता है। ठीक है। दूसरा, तो पौधों के तापक्रम मतलब टेम्परेचर को संतुलित करता है। तीसरा, जल को अवशोषित करता है, उसका भी परिवहन करने में सहायता करता है। आया, चलिए अब ये तो आपका पौधों में परिवहन समाप्त हो गया, पौधों में परिवहन स्थानांतरण समाप्त। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन। तो देखिए अभी पढ़ लिए पौधों में कैसे होता है, पिछले पार्ट में पढ़े थे, पिछले पार्ट में लोग पढ़े थे कि पौधों में खाद्य पदार्थ और जल का कैसे परिवहन होता है, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। अभी भी उसको कुछ पार्ट बचा हुआ तो पढ़ लिए, पढ़े ना। अब जंतुओं में भी जो खाद्य पदार्थ है, जंतुओं में भी जो पोषक तत्व है, जंतुओं में भी जो पोषक तत्व है उसका क्या होता है, परिवहन होता है। क्या होता है, परिवहन। कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, वो सब हम लोग जानेंगे। तो थोड़ा सा उसका आज हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा सा उसका जो पार्ट बच गया उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के पार्ट में पढ़ेंगे रक्त वाहिकाएं। क्या पढ़ेंगे, रक्त वाहिकाएं। देखिए रक्त वाहिकाएं होता क्या है, ये हमारे जो शरीर में दिख रहा है, नस दिख रहा है, ब्लड जिसमें फ्लो होता है, दिखता है ना नस, वही है रक्त वाहिकाएं। ठीक है, जिससे हमारे शरीर में रक्त का फ्लो होता है, रक्त बहता है ना, रुधिर जो बहता है वही होता है रक्त वाहिका। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जब भी क्वेश्चन रहेगा कि रक्त वाहिकाओं का वर्णन करें, रक्त वाहिकाओं का वर्णन करें, या मनुष्य में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, मनुष्य में रक्त का परिसंचरण किन वाहिकाओं के द्वारा होता है, तो उसका आंसर आपको यही है। ठीक है, उसका आंसर क्या है, ये वाला है, रक्त वाहिकाओं का आंसर यही है। तो देखिए मनुष्य में रक्त के परिसंचरण के लिए, ध्यान से सुनिए, मनुष्य में रक्त है, रक्त माने रुधिर जिसको बोलते हैं ब्लड, खून, रक्त माने ब्लड, खून, रुधिर। ठीक है, तो रक्त के परिसंचरण के लिए मनुष्य में रक्त वाहिकाएं होती है जो 3 प्रकार की होती है। रक्त वाहिकाएं होती है जो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, तो धमनियां, रक्त केशिकाएं। अब कहीं से गलती आप लिख दिए, केशिकाएं थोड़ी होता है, कोशिकाएं का नहीं, कोशिकाएं नहीं, केशिकाएं। क्या, केशिकाएं, आया समझे ना। यहाँ पर रक्त केशिकाएं और तीसरा है शिराएं। आया, धमनी, रक्त केशिकाएं और शिराएं। और पता है ये जो धमनी है, ये जो शिरा है, ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, केशिकाएं। ये केशिकाएं जो ये दोनों को क्या करता है,
जोड़ने का काम करता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि धमनियां और शिराएं जो होती है केशिकाओं के द्वारा एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी होती है। याद हुआ, धमनियां और शिराएं जो होती है केशिकाओं के द्वारा एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी होती है। कैसे जुड़ी होती है वो हम बताते हैं, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे धमनी के बारे में। धमनी जो होता है उसका दीवार मोटा होता है। कैसे होता है, मोटा, लचीला और कपाटहीन होता है। धमनी जो एक पाइप है, नलिका है, उसका दीवार कैसा होता है, मोटा होता है, लचीला होता है और कपाटहीन होता है। मतलब इसमें कपाट नहीं होता, हीन का मतलब नहीं। आए समझ में, धमनी की दीवारें मोटी होती है, लचीली होती है और कपाटहीन होती है। आया कि नहीं आया, इसमें देखिए हर एक पॉइंट में ऑब्जेक्टिव है। इसकी दीवार कैसा होता है, मोटा होता है, लचीला होता है, कपाटहीन होता है, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पर मिलेगा, धमनी से कैसा खून बहता है, तो शुद्ध खून, शुद्ध जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित खून को शुद्ध खून बोला जाता है। अब ऑक्सीजनित मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है उसको ऑक्सीजनित खून बोलते हैं, उसको शुद्ध खून बोलते हैं, शुद्ध ब्लड बोलते हैं। तो जो शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त होता है वो किसमें बहता है, धमनी में। कहां से कहां, तो हृदय से शरीर के विभिन्न भाग तक। क्या शुद्ध खून कहाँ होता है, आप खुद सोचिए, जो शुद्ध रक्त होता है कहाँ होता है, हमारे दिल में होता है ना जी, हृदय में होता है ना। जो शुद्ध रक्त होता है वो हमारे हृदय में होता है, दिल में होता है ना। तो वहां से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को कौन लेकर जाता है, धमनियां। आया, तो धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनित रक्त बहता है। कहां से कहां, तो हृदय से शरीर के विभिन्न भाग होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या अपवाद है, एक धमनी है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी। क्या नाम है, फुफ्फुस धमनी। इसमें उल्टा होता है, इसमें शुद्ध बहता था ना, इसमें शुद्ध नहीं बह के क्या बहता है, अशुद्ध, जिसको बोलते हैं विऑक्सीजनित, अशुद्ध या फिर विऑक्सीजनित रक्त बहता है। कहां से कहां, तो फेफड़ा से हृदय तक। ये याद रखिएगा, फेफड़ा से हृदय, ये भी ऑब्जेक्टिव है कि फुफ्फुस धमनी में खून कहां से कहां तक बहता है। तो फुफ्फुस धमनी में खून कहां से कहां तक बहता है, तो फेफड़ा से हृदय। कौन सा खून, तो अशुद्ध खून, विऑक्सीजनित खून। आया कि नहीं आया, आया। ये जो धमनी है आगे चल के बढ़ जाता है किसमें, धमनी काय में। धमनी टूट टूट के क्या बन जाता है, धमनी काय टूट के अलग हो जाता है, अलग नहीं होता है, जुड़ा हुआ ही होता है, लेकिन बढ़ के बन जाता है क्या, धमनी काय। क्या बन जाता है, धमनी काय। बिल्कुल ऐसा ही क्या बताते हैं आपको, ध्यान से देखिए। जैसे कि मान लीजिए ये धमनी है, ये मोटा सा धमनी आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, धमनी है मोटा सा, ठीक है। ये आगे चल के क्या होता है, बढ़ जाता है, बहुत सारे भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको बोलेंगे धमनी, इसको क्या बोलेंगे, धमनी। इसको बोलेंगे धमनी काय, धमनी काय। अभी धमनी काय जो ये आगे चल के ये बढ़ जाता है, ये धमनी काय भी आगे चल के क्या होता है, बढ़ जाता है। आए समझ, ये धमनी काय भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको बोलेंगे धमनी, इसको क्या बोलेंगे, धमनी काय के बाद देखिए क्या लिखा हुआ, धमनी काय बढ़ जाता है केशिकाएं में। किसमें, केशिकाएं, केशिकाएं। अभी केशिकाएं जो आगे चल मिल जाता है, आगे चल के मिलता है, ठीक है, आगे चल के मिलेगा केशिकाएं। ये आगे चल के क्या होगा, मिलेगा, ये आगे चल के मिलेगा। इसको बोलते हैं, जहां मिला ना, ये मिला कि नहीं मिला, मिला ना, इसको बोलेंगे सीरिकाएं। क्या बोलेंगे, सीरिकाएं, सीरिकाएं। ये सीरिकाएं भी आगे चल के मिल जाएगा, ये सीरिकाएं जाके आगे चल के मिल जाएगा, ये सीरिकाएं आगे चल के मिल जाएगा। कैसे धमनी था वैसे मिल जाएगा, इसको बोलेंगे सीराएं। आया कि नहीं आया, पूरा डायग्राम समझ में आया। मतलब क्या, धमनी जो है आगे चल के विभिन्न भागों में बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं धमनिकाएं, बोलते हैं धमनिकाएं। धमनिकाएं भी जो है आगे चल के बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है, जिसको बोलेंगे केशिकाएं। यही केशिकाएं जो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, यही केशिकाएं है ना। अब यही केशिकाएं जो है आगे चल के जुड़ना शुरू होती है, और जुड़ के क्या बनाती है, सीरिकाएं। क्या बनाती है, सीरिकाएं। ये सीरिकाएं आगे चल के जुड़ के क्या बनाती है, सीराएं। आया, आया कि नहीं आया। तो देखिए धमनी और सीरा को जोड़ने का काम किया कि नहीं किया, केशिका किया ना जी। केशिकाएं जो है धमनी और सीरा को जोड़ा ना, शुरू में बताते हैं कि जो केशिकाएं हैं ये धमनी और सीरा को जोड़ने का काम करती है। आया समझ में, कैसे जोड़ती है कि नहीं आया।
आ गया ना? तो चलिए फिर से इसको शुरू करते हैं। ये डायग्राम बात समझ आ गया ना? अब फिर से शुरू करते हैं। तो मनुष्य के शरीर में रक्त के परिवहन के लिए, परिसंचरण के लिए 3 प्रकार की वाहिकाएं होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन? धमनी, केशिका, शिरा। आया? धमनी, केशिका, शिरा। तो धमनी पहले पढ़ेंगे। धमनी जो होती है मोटी दीवार वाली होती है। क्या होती है? मोटी दीवार वाली होती है, लचीला दीवार होता है और कपाटहीन होता है, तो इसे कपाट नहीं होता। आया? ये सब पॉइंट आप याद रखोगे। मोटी होती है, लचीली होती है, कपाटहीन होती है। इससे कैसा खून बहता है भाई? तो शुद्ध, इससे शुद्ध, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनित खून बहता है। कहां से कहां तक? तो हृदय से पूरे शरीर में, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में यह क्या करता है? शुद्ध खून को, ऑक्सीजन खून को लेकर जाता है। लेकिन एक्सेप्शन है, एक धमनी जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी, ये उल्टा काम करता है। उल्टा काम करने का मतलब क्या? ये शुद्ध खून नहीं, ये अशुद्ध खून, अशुद्ध रक्त को, डिऑक्सीजनित रक्त को क्या करता है? फेफड़ा से हृदय में लेके जाता है। एक पूछा फुफ्फुस कौन सी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में लेके जाता है? फुफ्फुस धमनी। क्या हो जाएगा? अब ये जो धमनी है आगे चल के क्या बन जाता है? धमनिकाएं। और धमनिकाएं जो आगे चल के क्या बन जाता है? केशिकाएं। अब पढ़ेंगे तो केशिकाएं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? केशिकाएं। तो केशिकाएं बहुत पतला पतला होता है। देख नहीं रहा है? केशिका और जाकर बढ़ गया था ना जी, बटा नहीं बटा, मतलब इसे बढ़ गया तो पतले ना हो गया होगा। अब देखे यहाँ पर पतला नहीं होता लग रहा है, लेकिन बहुत महीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बार बार जब बढ़ेगा तो पतला हो जाएगा ना। तो केशिकाएं बहुत पतला पतला होता है जी, बहुत पतला पतला। जो जुड़ करके क्या बनाता है? सिलिका। जो जुड़ करके क्या बनाता है? सिलिका। पता है ना? जो जुड़ के सिलिका बनाता है और ये सिलिका फिर से जुड़ता है और जुड़ के क्या बनाता है? सीरा। क्या बनाता है? सीरा। बनाया नहीं बनाया? जो हम यहाँ पर लिखे वो यहाँ समझाया कि नहीं समझाया? सिलिकाएं, केशिकाएं जो है जुड़ करके सिलिकाएं बनाता है और सिलिकाएं आपस में जुड़ के क्या बनाता है? सीरा बनाता है ना सीरा। कोई दिक्कत? ये देखिए बाल जैसा होता है, देखने में बिल्कुल बाल जैसा, बहुत पतला होता है, बहुत महीन होता है, बाल जैसी रचना होती है। इसी कारण इसका नाम पड़ा केशिका है। बाल को केस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? केस बोलते हैं ना? तो केस बोलते हैं कि नहीं? ये भी बाल जैसी रचना होती है, इसलिए इसको बोलते हैं केशिका। समझ आया इसे केशिका का नाम क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? क्योंकि बाल जैसा पतला पतला होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा केशिका। अब हम लोग पढ़ेंगे शिराएं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शिराएं के बारे में। तो शिराएं देखिए क्या करता है? जस्ट इसका उल्टा फॉर्म इसमें होता है। अगर आपको ये याद हो गया, धमनी याद हो गया, तो शिरा भी याद हो जाएगा। धमनी देखिए मोटा होता है, तो शिराएं क्या होता है? पतला दीवार होता है। देखिए आप लिखा होगा, इसकी दीवार पतली होती है ना? लिखा जी पतली। इसमें कपाटहीन होता है। कपाटहीन तो कपाट नहीं होता है, इसमें कपाट लगा होता है। देखिए लिखा है कपाट युक्त, लिखा था कपाट युक्त होता है, तो इसमें कपाट लगा होता है। आया कि नहीं आया? तीसरा पॉइंट देखिए, अंतर बता रहे दोनों का, अंतर भी पूछा जाएगा, हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में यहाँ पर अंतर हम बताने वाले हैं। ठीक है? तीसरा पॉइंट वो होगा कि इसमें कौन सा खून बहता है? शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त इसमें बहता है। इसमें कौन सा बहेगा? अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त। अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त। इसमें क्या होता है? हृदय से लेकर पूरे शरीर में ना जी। इसमें क्या होगा? पूरे शरीर से लेकर हृदय में। ऐसे इसमें यह क्या करता है? पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है, पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है, विऑक्सीजनित रक्त, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसको लेकर के कहाँ आता है? हृदय में। आया कि नहीं आया? जिससे इसको उल्टा है कि नहीं उल्टा? अगर ये आपको याद जाएगा तो ये भी याद जाएगा। अब एक पॉइंट और जो बताना हम भूल रहे हैं, क्या है? ये जो धमनियां होती है शरीर के बहुत अंदर होता है। धमनी जो होता है ना शरीर के बहुत अंदर होता है, लेकिन ये जो सीरा होता है शरीर के क्या होता है? ये जो स्किन है, जस्ट स्किन के नीचे। कभी कभी आपको स्किन में दिखेगा, जैसे देखिए ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर नहीं दिख रहा हो तो आप अपना हाथ का देख लीजिए, अब आपको हाथ ये सब में दिख जाएगा। ये सब दिख रहा है ना जी? ये सब क्या है? शिराएं है। शिराएं स्किन के नीचे होता है, त्वचा के नीचे, चमड़ी के नीचे पाया जाता है शिराएं। आया कि आया? शिराएं कहाँ होता है? चमड़ी, ये जो चमड़ा है ना त्वचा, उसके जस्ट नीचे क्या होता है? शिराएं होता है। और कभी कभी दिखाई पड़ता है, जब आप बहुत ज्यादा दुबले हो जाओगे तो आपके नस दिखना शुरू हो जाएगा, वही होता है शिराएं। और ये जो धमनी होता है वो शरीर के काफी अंदर होता है, ये दिखाई नहीं देता है। तो चलिए अब धमनी और शिरा में क्या अंतर है वो लेकर आते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये आपका धमनी और शिरा में अंतर है, और इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर अभी तो पढ़ा दिए धमनी,
केशिकाएं और शिराएं, पढ़ा है ना। तो जो धमनी में बात बताया और जो शिरा में बात बताया वही बात हम यहाँ पर क्या किए हैं, लिख दिए हैं। इसे इसको मिटाने लिए थे ताकि आप इधर से मिला सकते हो, ठीक है। तो अगर इस ये समझ में आ गया होगा तो इसको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद लिख सकते हो। और अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ से फिर से समझ लीजिए, एक बार और मौका, एक बार फिर से समझ लीजिए। और जो बात हम आपको यहाँ बता रहे हैं वही बात यहाँ पर और यहाँ पर लिखा हुआ है। बच जाएगा पर केशिका है, तो केशिका डायग्राम में बताया था ना कैसे कैसे क्या होता है, तो वही केशिका है। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। धमनी की दीवारें क्या होती है, मोटी होती है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। इसकी दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। तो शिरा की दीवारें क्या होती है, पतली होती है, ठीक है। जो बात हम यहाँ पर लिखे वही बात यहाँ बता रहे हैं। धमनी की दीवारें मोटी होती है, शिरा की दीवारें पतली होती है। धमनी जो होती है कपाटहीन होते हैं, कपाटहीन मतलब इसमें कपाट नहीं लगा होता है। और शिरा जो होता है वो कपाट युक्त होता है। ये कपाटहीन, ये कपाट युक्त, ऐसे रखिएगा, ठीक ना। इसमें कपाट जो होता है लगा होता है। इसकी दीवारें मोटी होती है, इसकी दीवारें पतली होती है। आप ये से अंडरलाइन कर लेना, जो मेन पार्ट है उसमें नीचे अंडरलाइन कर लेना, जल्दी याद होगा, ठीक है। अगला जो है इसमें शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त क्या होता है, बहता है। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, कौन सा, अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त। इसमें अशुद्ध या फिर विऑक्सीजनित रक्त बहता है, ठीक है। इसका अपवाद यहाँ भी बताते हैं कि अगर फुफ्फुस धमनी ऐसा धमनी है जिसमें उल्टा काम होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, तो इसका भी एक अपवाद है कि फुफ्फुस शिरा एक ऐसा शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो अंतर समझ आ रहा है, जो यहाँ पे लिखे वही बता रहे ना, क्या वही वही बता है कि धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी में सॉरी शुद्ध रक्त होता है। धमनी में क्या होता है, शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त बहता है, शिरा में अशुद्ध विऑक्सीजनित रक्त बहता है। आप इतना भी लिखोगे तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज हम यहाँ पे लिखे हैं कि फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, और फुफ्फुस शिरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला पॉइंट 4 पॉइंट, इसमें जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन रक्त, वो क्या होता है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाहित होता है, पता है ना। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में बहता है, बहता है शुद्ध रक्त, किसमें, धमनी में। और शिरा में क्या होता है, तो शिरा में जो अशुद्ध रक्त होता है पूरे शरीर से कहाँ लेकर आता है, हृदय में। जो शिरा होता है पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त कहाँ लेकर के आता है, हृदय में। तो अंतर है कि नहीं अंतर है। तो एक तरफ आपको याद हो गया तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसमें ये शुद्ध रक्त को कहाँ, हृदय से लेकर, हृदय से विभिन्न भागों में लेके जाता है। और ये क्या करता है, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से लेकर के हृदय तक लाता है। अब अगला पॉइंट, ये शरीर की गहराई में होता है, अंगों की गहराई में पाया जाता है। गहराई मतलब बताया था कि शरीर के नीचे पाया जाता है, अंदर बीच में। ये शरीर की गहराई में पाया जाता है, अंदर पाया जाता है। और ये जो होता है वो त्वचा के नीचे, स्किन के जस्ट नीचे पाया जाता है, और कहीं कहीं दिखाई देता है। ये त्वचा के नीचे होता है और कहीं कहीं दिखाई देता है, जैसे आपको हाथ जैसे में दिख जाएगा। यह आपका टॉपिक, ठीक ना। अब इसको पूछेगा कैसे, तो अगर पूछ लिया कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है, तो आपको तो ये लिख देना है, ये क्या करना है, आपको लिख देना है। अगर पूछे कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है, तो आपको ये लिख देना है। और अगर पूछे कि रक्त वाहिकाओं का वर्णन करें, विभिन्न प्रकार की जो रक्त वाहिकाएं होती है उसका वर्णन कीजिए, तो इस तरह से आपको पूरा लिखना होगा। को लिखा, तो इसको भी आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिएगा। और नहीं भी उतारते तो आप यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है उतार लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिए। अब अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से नया टॉपिक लेकर, जैसे इसका भी और भी टॉपिक बचा हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। हम लोग का जो हृदय है ना उसका कैसा रचना है, कैसे काम होता है, ये सब पढ़ेंगे पार्ट नंबर 10 में। आज का पार्ट 9 था ना, पार्ट नंबर 10 में पढ़ेंगे। तो आज के इतना ही रहते, फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।